Hello everyone. This is the chapter is 8. The chapter name is habitat. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हैबिटेट क्या होता है, आवास क्या होता है, रहने का स्थान क्या होता है। जितने भी जीव जंतु होते हैं, जितने भी छोटे भी जीव होते हैं, इंसान होते हैं, तो उनके रहने का स्थान, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें है आपका एट ए ग्लांस में क्या पढ़ेंगे, टॉपिक क्या है। नेचुरल हैबिटेट, कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, एडाप्टेशन, इंटरेक्शन बिटवीन अबायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो इतनी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा चैप्टर लेंदी है तो इसको पार्ट वाइज में हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हैबिटेट इज़ द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। हैबिटेट एक ऐसा स्थान है जहाँ पे सारे जीव रहते हैं, जितने भी जीव रहते हैं, जंतु, प्राणी, मनुष्य, जितने भी हैं, सब लोग यहीं रहते हैं। तो आवास हैबिटेट का मीन्स होता है आवास, यानी रहने का स्थान। इट इज़ ए सम ऑफ वेरियस इकोलॉजिकल फैक्टर, नॉन लिविंग और फिजिकल एंड लिविंग और बायोटिक फैक्टर। यहाँ पे जितने भी हमारे पारिस्थितिकी कारक हैं, इकोलॉजिकल फैक्टर में जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, फिजिकल हैं, लिविंग थिंग्स हैं, तो ये सारे सब मिलके यहाँ पे रहते हैं। इट इज़ आल्सो रिफर्ड एज इन्वायरमेंटल कॉम्प्लेक्स। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे मिश्रित पर्यावरण भी कहा जाता है। इन्वायरमेंटल कॉम्प्लेक्स इंक्लूड द फिजिकल फैक्टर लाइक क्लाइमेट, लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेयर। तो हमारे इन जो मिश्रित पर्यावरण है, तो इसमें जितने भी चीज़ें शामिल हैं, जैसे फिजिकल फैक्टर में भौतिक जो कारक होते हैं, जैसे भौतिक कारक क्या हैं, क्लाइमेट, जलवायु में क्या क्या आ जाती है, हमारा प्रकाश है, तापमान है, और बारिश होती है, ह्यूमिडिटी, नमी होती है, और एटमॉस्फेयर, वातावरण। तो ये सब क्या है, ये सब फिजिकल फैक्टर हैं। तो ये भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूड होते हैं, किसमें, इन्वायरमेंटल कॉम्प्लेक्स में। हमारा मतलब हमारे जो पर्यावरण, जो मिश्र पर्यावरण, इस सब में शामिल है। और ये सब किस में आते हैं, हमारे अर्थ पर आते हैं। तो ये सब रहते हैं, इसलिए इनको हैबिटेट कहा जाता है। सॉइल ऑफ दैट रीजन एंड ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड आल्सो विद द एनवायरनमेंट। तो जो क्षेत्र की मिट्टी होती है, जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ऑर्गेनिज्म में जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, ये एक दूसरे के इंटरेक्ट रहते हैं, मतलब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, और साथ साथ रहते हैं। क्योंकि जब प्लांट्स रहेंगे तो एनिमल्स उसको खाएंगे, तो ज़िंदा रहेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इसमें एक दूसरे से इंटरेक्ट रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। नेक्स्ट है, ऑल हैबिटेट ऑन द अर्थ इज़ ए पार्ट ऑफ बायोस्फीयर सिंस द अर्थ इज़ ऑलवेज चेंजिंग। हमारे पृथ्वी पर जितना भी आवास है, जिसके भी रहने का जो भी स्थान है, तो ये एक जैव मंडल का पार्ट है, पृथ्वी का एक जैव मंडल का पार्ट है। ये जहाँ पे भी पृथ्वी पर, ये हमेशा चेंज होता रहता है, मतलब यहाँ के जो मौसम है हमेशा चेंज होता रहता है। हैबिटेट्स आर कंटिन्यूअली इवॉल्विंग एज वेल। तो हैबिटेट भी कंटिन्यूअली, मतलब हमेशा ये अच्छी तरह विकसित भी होता रहता है, मतलब सबके रहने का स्थान हमेशा परिवर्तित भी होता रहता है और विकसित भी होता रहता है। ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स द नेचुरल हैबिटेट हैव सपोर्टेड टू ग्रेट वैरायटी ऑफ स्पाइसेस। तो करोड़ों वर्ष पहले भी जो हमारा ये प्राकृतिक आवास है, ये कई सारी प्रजातियाँ जो थी, जंतुओं की कई सारी प्रजातियाँ थी, तो इनको भी ये रहने का स्थान देती चली आ रही है। जो हमारी पृथ्वी है, इनके रहने का स्थान ये बनाती आ रही है, उनको सपोर्ट भी कर रही है। तो इसमें छोटे से छोटे जीव जंतु, पेड़ पौधे जितने भी हैं, सब इसमें रहते हैं, पहाड़ है ना, तो ये सब सारी चीज़ें रहती हैं। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे, द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स आर स्पेशली मेड अप टू हेल्प देम लिव इन देयर ऑन हैबिटेट। जो जानवरों का जो बॉडी होता है, यानी शरीर होता है, वो ख़ास तरह से बना होता है, जो उनको रहने के लिए उनकी हेल्प करता है। मतलब जहाँ का जैसा इन्वायरमेंट होता है, उसी के कारण उनकी बॉडी ऐसी बनी रहती है कि उनके लिए हेल्पफुल रहती है, और उनको वहाँ का स्थान मिल जाता है रहने का। वी कैन सी डिफरेंट हैबिटेट्स इन आवर सराउंडिंग। हम अपने चारों तरफ आसपास के आवास को भी देखते हैं, जैसे कुछ जीव जंतु कहाँ रहते हैं, ऐसे दे में भी ऐसा हो सकता है
ये कई सारे हो सकते हैं, ए पॉन्ड, ए डिज़र्ट, ए फॉरेस्ट, ए माउंटेन, ए प्लेन्स। तो कुछ जीव जंतु पॉन्ड में भी रहते हैं, डिज़र्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट में भी रहते हैं, माउंटेन पर भी रहते हैं और प्लेन्स यानी कि ज़मीन पर भी रहते हैं। तो इसी तरह इनको डिवाइड किया गया है। द टर्म हैबिटेट इज़ मोर स्पेसिफिक दैन इन्वायरमेंट इज लिटरली मीन्स द लिविंग और ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो जो ये हैबिटेट का जो नाम लिया गया है, जो पद दिया गया है, ये ख़ास तरह से इन्वायरमेंट में ये इसका लिया गया है, मतलब ज़्यादा ये वर्क करता है, हमारे पर्यावरण में ज़्यादा वर्क करता है, इसकी ज़्यादा वैल्यू है यहाँ पर। क्यों है? क्योंकि यह पूरी तरह से यहाँ पे जो लिविंग होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने सजीव जंतु, जितने भी प्राणी हैं, तो इनका एक निवास स्थान होता है। ड्वेलिंग प्लेस क्या होता है? निवास स्थान होता है। जैसे हम लोग अपना घर है, कहीं ज़मीन लेते हैं तो वहाँ पे अपना घर बना लेते हैं, तो हमारा एड्रेस हो जाता है कि हाँ हम यहाँ पे रहते हैं। तो सेम ऐसे ही प्रोसेस इसमें भी होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं तो इनका भी एक निवास स्थान होता है, एड्रेस होता है कि ये पानी में रहते हैं, ये फॉरेस्ट में रहते हैं, ये प्लेन्स में रहते हैं, कि ये माउंटेन पे रहते हैं। तो ऐसे ऐसे इनको डिफरेंट टाइप्स में इनको डिवाइड कर दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कुछ जीव जंतुओं के। द हैबिटेट ऑफ कैमल एंड कैक्टस आर ड्राई। तो जो कैमल का जो रहने का स्थान होता है और जो कैक्टस होते हैं, ये सब क्या होते हैं? सूखी जगहों पे रहते हैं, ड्राई प्लेसेस, शुष्क जगह पे रहते हैं, क्योंकि वहाँ का जो एरिया होता है वो बहुत ही हॉट होता है, गर्म होता है। डिज़र्ट एरिया, जो रेगिस्तान का एरिया होता है, वो बहुत गर्म होता है। सिमिलरली द नेचुरल हैबिटेट ऑफ पोलर बियर्स आर स्नो बाउंडेड एक्सट्रीमली कोल्ड पोलर रीजन। तो इसी तरह जो सामान्य अवस्था कह सकते हैं, जो नेचुरल हैबिटेट होता है, जो ध्रुवीय भालू होते हैं, जो सफ़ेद कलर के भालू होते हैं, तो उनका भी एक प्राकृतिक आवास होता है। वहाँ पर ये कैसे रहते हैं? उनका स्नो बाउंडेड, मतलब वहाँ पे बर्फ़ वाली जगहों पर ये रहते हैं। तो उनकी बॉडी ऐसी रहती है कि उनको सर्वाइव करने के लिए उनकी हेल्प करती है, उनको जीवित रखने के लिए उनको हेल्प रखती है। एक्सट्रीमली कोल्ड पोलर बियर्स, और वो क्षेत्र बहुत ही ठंडा रहता है जहाँ पर ये पोलर बियर्स रहते हैं। In fact, the habitat means the total environment of the forest of these countries which include partially everything. वास्तव में या खासतर जो हैबिटेट का मतलब यही होता है कि जो हमारा पूरा एनवायरनमेंट है, इसमें कई सारे देशों के जंगल शामिल होते हैं, इसमें कई सारी चीज़ें शामिल होती हैं, मतलब हमारे एनवायरनमेंट में जंगल भी शामिल होते हैं और बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अब इसमें जैसे क्लाइमेट है, क्लाइमेट में अभी आपको बताया, कभी सर्दी होती, कभी गर्मी होती है, लाइट है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, तो ये सब क्या है? ये सब क्लाइमेट है। और फिजिकल फैक्टर भी होते हैं, और लकड़ियाँ होती हैं, प्लांट्स भी क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, एंड अदर एनिमल्स लिविंग देयर। और ऐसे ही कई सारे जीव भी यहाँ पर रहते हैं। तो ये सब क्या है? ये हमारे इन्वायरमेंट में ये सब शामिल हैं। नेक्स्ट है, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, हमने क्या देखा है? जो ऊपर दिया गया एग्जाम्पल है, उससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इट मस्ट हाउ बी क्लियर दैट ए हैबिटेट इंक्लूड बोथ अबायोटिक फिजिकल एंड बायोटिक लिविंग और कंपोनेंट्स। तो जो ऊपर एग्जाम्पल दिया गया है, तो हमने इसे क्लियर किया, इससे हमने स्पष्ट बताया कि जो हैबिटेट में शामिल हैं, मतलब आवास जो है, इसमें क्या क्या शामिल होते हैं। इसमें अबायोटिक मतलब अजैविक भी चीज़ें हैं, और बायोटिक में जैविक चीज़ें। अबायोटिक क्या होते हैं? फिजिकल अभी आपको बताया, लाइट है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, वाटर है, मतलब नॉन लिविंग नेचुरल थिंग्स जितनी भी आती हैं, तो ये क्या हो गए? अजैविक हो गए, यानी अबायोटिक हो गए। और बायोटिक क्या हो गए? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे, जितने भी जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, ये सब आएंगे, तो ये सब इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट। अब कह रहे हैं जो आवास का जो घटक होता है, क्या होते हैं इसमें? हैबिटेट इज़ मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। दीज कंपोनेंट और हैबिटेट इंटरेक्ट विद ईच अदर। एक हैबिटेट क्या किससे मिलके बना होता है? ये लिविंग थिंग्स और जितने भी नॉन लिविंग कारक होते हैं, तो उनसे ये मिलके बना होता है आवास। दीज कंपोनेंट मतलब ये जो कंपोनेंट होते हैं, ये एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, अपने पास लाते हैं।
फर्स्ट इसमें पढ़ेंगे कंपोनेंट, लिविंग कंपोनेंट, जितने भी जीव वाले कारक रहते हैं, इसमें जैविक कारक बोलेंगे इसको। तो इसमें पढ़ेंगे लिविंग कंपोनेंट आर आल्सो कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। जितने भी लिविंग कंपोनेंट होते हैं, मतलब जितने भी जीवित वाले कारक रहते हैं, जितने जीव जंतु रहेंगे, ठीक है, और सूक्ष्म जीव रहेंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, तो ये सब इनको क्या कहा जाएगा, इनको बायोटिक कंपोनेंट कहा जाएगा, जैविक कारक कहा जाता है। The living components consist of plants, animals, and microorganisms such as decomposer and scavengers. On the basis of nutrition, they can be divided into autotrophs and heterotrophs. तो इनको जो ये लिविंग कंपोनेंट्स, इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, इसमें प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, और कुछ और भी शामिल होते हैं, जैसे डिकम्पोजर्स हैं, स्कैवेंजर्स हैं जो मांस को खाते भी हैं, और डिकम्पोजर्स भी हैं, ठीक है। तो ये सभी इसी में आते हैं, किस में आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। और बायोटिक कंपोनेंट्स के अंडर लिविंग और कंपोनेंट्स इनको अंडर में आएगा। तो इसके बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं जो इनका न्यूट्रिशन बनता है, इनको दो पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है, एक ऑटोट्रॉप्स में, एक हेटेरोट्रॉप्स में। ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, इसमें पढ़ेंगे ग्रीन प्लांट्स मेक दियर ऑन फूड। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो खुद का भोजन खुद से बनाते हैं, मतलब अपना भोजन खुद से बनाएंगे, तो उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, जिनको स्वपोषी कहा जाता है हिंदी में, अपना भोजन स्वयं बनाना। तो इसमें कह रहे हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना भोजन खुद से बनाते हैं। द ग्रीन कलर पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द लीव्स नोन एज क्लोरोफिल। और जो हरी पत्तियों पर जो धब्बा दिखाई देता है, हरे कलर का धब्बा दिखाई देता है पत्तियों पर, तो उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम द सन एंड प्रिपेयर्स द फूड फॉर द प्लांट्स। और जो क्लोरोफिल क्या करती है, ये सन से, सूरज से ये एनर्जी को, मतलब उससे आने वाली जो लाइट्स होती है, एनर्जी होती है, उसको कैप्चर करती है, अपनी तरफ खींचती है, और तो उससे क्या होता है, फूड, उससे क्या होता है, प्लांट्स में फूड बनने लगता है, मतलब तैयार होने लगता है। दिस प्रोसेस इज टर्म एज फोटोसिंथेसिस। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। द स्पीसीज विच कैन प्रिपेयर दियर ऑन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। जो प्रजातियाँ, जो भी जीव जंतु प्राणी जो भी रहते हैं, जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, जो प्रजातियाँ अपना भोजन खुद से बनाती हैं, तो उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ऑल ग्रीन प्लांट्स, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया है, जितने भी हरे पेड़ पौधे रहते हैं वे अपना भोजन खुद से बनाते हैं। तो इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले इसमें दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं कि जो पौधे होते हैं वो उनमें बनता है, ठीक है। जो हम लोगों में होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उनमें भी होता है, हम में भी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनसे, पौधों से ऑक्सीजन लेते हैं, और जो हमसे जो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग लेते हैं। तो उनको, हम लोगों से पहले क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, उनके पास वो मिलेगा, तो प्लस उसमें वाटर मिलता है। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलेंगे और जब सनलाइट पड़ती है, क्लोरोफिल पड़ेगा, मतलब इसकी प्रेजेंस में, इसकी उपस्थिति में क्या मिलता है फिर इनको, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज जिसको बोलते हैं, C6H12O6, तो इसको ग्लूकोज भी बोलते हैं। और इनको क्या मिलता है, ये ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जब ऑक्सीजन रिलीज़ होगा तो ये हमें मिलेगा। तो इस तरह ये अपना भोजन बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इसमें केमिकल नेम है, इसको CO2 बोलते हैं, वाटर को H2O, और जो ग्लूकोज इसमें दिया गया है C6H12O6, इसका केमिकल नेम है, ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन था, इस तरह से ये भोजन अपना बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को पूरा कह सकते हैं ये फोटोसिंथेसिस है। नेक्स्ट है, अगर आपको इसमें समझने में कोई भी प्रॉब्लम होती है केमिकल रिएक्शन समझने में, तो आप प्लीज़ हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉप्स और कंज्यूमर। हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, परपोषी, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए। कंज्यूमर्स डिपेंड ऑन प्लांट्स ऑन प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो दूसरे पौधों
पर या दूसरे उत्पाद के ऊपर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। कंज्यूमर्स ऑब्टेन ऑल द एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स और द अदर ऑर्गेनिज्म बाय ईटिंग देम। जो कंज्यूमर्स होते हैं ये क्या होते हैं कि ये प्लांट्स की जो एनर्जी रहती है उनसे ये पूरा ग्रहण कर लेते हैं, मतलब उनसे पूरे खा लेते हैं, और दूसरे जानवरों को भी खा लेते हैं, मतलब हरे पेड़ पौधों को भी खा लेंगे, जानवरों को भी खा लेते हैं। कंज्यूमर्स और हेटेरोट्रॉप्स ऐसे होते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए। द एनिमल्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द अनर एनिमल्स और प्लांट्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स और कंज्यूमर्स। जो एनिमल्स दूसरे जानवरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए, निर्भर रहते हैं, तो उनको हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है, यानी कि परपोषी कहा जाता है, या कंज्यूमर्स कहा जाता है। हेटेरोट्रॉप्स आर फर्दर डिवाइडेड एज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। तो हेटेरोट्रॉप्स को भी कई सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है। हर्बीवोर्स जो शाकाहारी होते हैं, कार्निवोर्स क्या होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, ओमनिवोर्स क्या होते हैं जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं। तो इसमें पार्ट वाइज में डिवाइड किया गया है। पहले पढ़ेंगे हर्बीवोर्स, इसको प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बीवोर्स। जो एनिमल्स केवल प्लांट्स को खाते हैं, जो हरे पौधों को खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। जैसे रैबिट, जिराफ, काऊ, डीर, सिप, etc। तो ये सब गाय हैं, रैबिट हैं, ठीक है, पौधों को खाते हैं, तो इनको क्या कहा गया, हर्बीवोर्स, यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा गया। सेकंड है सेकेंडरी कंज्यूमर्स और कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो एनिमल्स दैट ईट अदर प्लांट्स आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स और कार्निवोर। ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं तो उनको कार्निवोर्स कहा गया है, जैसे टाइगर, स्नैक, लॉयन, फ्रॉग, वॉल्फ एट्सेट्रा। थर्ड है टर्सरी कंज्यूमर और ओमनिवोर्स। टर्सरी क्या होता है, तृतीयक जो कंज्यूमर्स होते हैं या परपोषी होते हैं। ओमनिवोर्स क्या होता है, सर्वाहारी। तो ये कैसे होते हैं, द एनिमल्स विच कैन गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स आर कॉल्ड टर्सरी कंज्यूमर और ओमनिवोर्स। ऐसे एनिमल जो अपना भोजन प्लांट्स से भी बनाते हैं और एनिमल्स से भी बनाते हैं, तो उनको क्या कहा गया है, उनको तृतीय कंज्यूमर्स कहा गया है, तृतीयक बोला गया है, तो इनको ओमनिवोर्स कहेंगे, सर्वाहारी बोलेंगे। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल ह्यूमन, इंसान भी है, और बियर, क्रो, सम बर्ड्स एट्सेट्रा। तो ये सब क्या हैं, ये सब ओमनिवोर्स हैं। नेक्स्ट है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड डिकम्पोजर। जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, छोटे छोटे जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब जो भोजन सड़ जाता है तो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, तो इनको क्या कहा जाए, डिकम्पोजर। जैसे बैक्टीरिया, फंगी जो भी होते हैं, ये जो भोजन सड़ जाते हैं तो उससे अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, पोषक तत्व अपना बनाने लगते हैं, तो इसीलिए इनको इसमें कहा गया है डिकम्पोजर्स। मतलब ये इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं, हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। बैक्टीरिया, फंगी, ये एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स आफ्टर द डेथ ऑफ ए प्लांट और एन एनिमल। क्या होता है जब प्लांट्स और एनिमल, जब उनकी डेथ हो जाती है या वो जब मर जाते हैं, ठीक है, या वो जब सड़ जाते हैं पूरी तरह से, तब क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। तो इसका आंसर इसमें दिया गया है, व्हेन ए प्लांट और कंज्यूमर्स डाई, बैक्टीरिया एंड फंगी ब्रेक डाउन और डिकम्पोज द डेड मटेरियल ऑफ इनटू its body into the nutrient substance it was made of. These nutrient substances are returned to the soil and air to be used by green plants। तो इसमें ये कह रहे हैं, जब प्लांट्स और कंज्यूमर जो मर जाते हैं या प्लांट्स जो एनिमल्स मर जाते हैं, तो क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं और फंगी होते हैं, तो उनको ये खाने लगते हैं, बैक्टीरिया, फंगी उनको खाने लगते हैं, मतलब उनके बॉडीज़ को खाने लगते हैं, मतलब सड़ाने लगते हैं, धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं, खा के ख़त्म कर देते हैं। जो बैक्टीरिया, फंगी होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं बैक्टीरिया, फंगी, इनको केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी से ही इनको देखा जा सकता है। इसीलिए जब ये बैक्टीरिया, फंगी जब उस पर
फैलते रहते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, तो उससे सड़न आने लगती है, तो हम वहाँ पे नहीं रुक सकते, वहाँ पे जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए ये क्या करते हैं, फिर ये पूरी तरह से इनको क्लीन कर देते हैं, खाने लगते हैं, तो इनको उससे क्या मिलता है, मतलब वो जो डेड बॉडी है या डेड प्लांट्स हैं, तो इनसे उनको न्यूट्रिशन मिलता है। किसे? बैक्टीरिया और फंगी को न्यूट्रिशन मिलता है, तो ये पूरी तरह से अपना भोजन उनसे बनाते हैं। दीज न्यूट्रिशन सब्सटेंस आर रिटर्न, तो ये जब इनको न्यूट्रिशन मिला, इनको पोषक तत्व मिलता है, तो ये फिर से रिटर्न कहाँ जाता है? सॉइल और वायु, मतलब हवा में चला जाता है, मिट्टी में जाता है और हवा में ये फैल जाते हैं, और इसी तरह इनका यूज़ फिर ग्रीन प्लांट्स में होता है, मतलब फिर से वो इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरस आर देयरफॉर कॉल्ड डिकम्पोजर। बैक्टीरिया, फंगी और वायरस को डिकम्पोजर्स कहा गया है। हैंस डिकम्पोजर्स हेल्प टू मेंटेन द नेचुरल साइकिल। तो इसी तरह जो डिकम्पोजर्स होते हैं, तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा प्रकृति चक्र है, तो इसको ये मेंटेन किए रहते हैं, मतलब पूरी तरह से ये क्लीन किए रहते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे वातावरण, पर्यावरण को ये पूरी तरह से साफ़ सुथरा बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? स्कैवेंजर्स आर दोज एनिमल्स विच कंज्यूम डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स। स्कैवेंजर वो होते हैं जो मरी हुई जो डेड बॉडी होती है, जो मरी हुई जो शरीर होता है एनिमल्स की, जो एकदम तरह से ख़त्म हो जाते हैं, जब वो मर जाते हैं, तो वो ये आते हैं उनके ऊपर, इनके अपना भोजन बनाते हैं, जैसे फ्लाई, क्रो, वल्चर, हाइना एक्सेट्रा। जैसे मक्खियाँ होती हैं, कौवे हो गए, तो जो जानवर मर जाते हैं तो उनके ऊपर जाते हैं, टहलते रहते हैं, उनसे खाते रहते हैं, उनके बॉडी के पार्ट्स को खाते रहते हैं, तो इसको कहते हैं स्कैवेंजर्स कहते हैं। नेक्स्ट है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में क्या है? द अबायोटिक कंपोनेंट्स आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द हैबिटेट दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन। अबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब अजैविक कारक वो होते हैं जिसमें जितनी भी नॉन लिविंग होती हैं, मतलब अजैविक, मतलब निर्जीव जो कारक होते हैं, इसमें आवास करते हैं, दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन, और जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, मतलब जितने भी सजीव चीज़ें रहेंगी, जितने भी सजीव रहते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे? नॉन लिविंग के ऊपर। जैसे अभी हम लोग इंसान हैं या जानवर हैं, तो हमें कहीं ना कहीं रहने के लिए घर चाहिए, तो घर क्या हो गया? ये हमारा नॉन लिविंग है, ठीक है। जैसे पत्थर हो गया, ठीक है, और ईंट हो गई, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब नॉन लिविंग है, तो हम लोग इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। ऐसे ही वो भी रहते हैं, जो एनिमल्स रहते हैं, ये भी कहीं ना कहीं अपना घर बना लेते हैं, जैसे गुफाओं में बना लेते हैं, पेड़ ओड़ पे बना लेते हैं, तो ये सब क्या हो गया? ये सब नॉन लिविंग नेचुरल चीज़ें हैं, तो इसके ऊपर अपना ये घर बना लेते हैं, तो ये इसी तरह इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो इसीलिए इनको कहा गया है। ईच अबायोटिक कंपोनेंट इन्फ्लुएंस द नंबर एंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन एन इकोसिस्टम विच इन टर्न हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन द वैरायटी ऑफ एनिमल्स दैट लिव देयर। तो इसमें कह रहे हैं जितने भी अजैव हैं वे नंबर और अपनी प्रजातियों की तरह, मतलब अपने नंबर में वो प्रभाव डालते हैं, इन्फ्लुएंस प्रभाव डालते हैं। तो जैसे जैसे ये बढ़ते रहते हैं, जो प्लांट्स ग्रो करते रहते हैं हमारे इकोसिस्टम में, पारिस्थितिकी तंत्र में हमारे, तो ये ग्रो करते रहते हैं, तो ये अपना प्रभाव डालते हैं। और फिर क्या होता है? विच इज़ टर्न हैज़ इन्फ्लुएंस ऑन वैरायटी ऑफ एनिमल्स दैट लिव देयर। तो इसी तरह कह रहे हैं फिर वापस अपना प्रभाव एनिमल्स के ऊपर भी ऐसे कई उनकी संख्याओं के ऊपर प्रभावित करते रहते हैं, जहाँ जहाँ ये जाते रहते हैं अपना प्रभाव छोड़ते रहते हैं। द 5 मेजर अबायोटिक कंपोनेंट्स आर, तो अबायोटिक कंपोनेंट अजैविक कारक 5 प्रकार के हैं, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, एयर एंड सॉइल। तो ये 5 कारक हैं, 5 मेजर अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इसमें पढ़ेंगे लाइट। लाइट क्या है? प्रकाश। ये भी क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट्स है। फॉर लाइफ टू सर्वाइव। लाइट मतलब प्रकाश
भी एक ऐसी हमारी आवश्यक चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को व्यतीत करते रहते हैं, हम इसमें व्यतीत कर जीवन यापन हमारा चलता रहता है। प्लांट्स नीड लाइट एंड हीट टू मेक देयर फूड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स होते हैं उनको अपना भोजन बनाने के लिए जो लाइट होती है, सूर्य का प्रकाश होता है और ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये किस दौरान होता है? ये फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है, जिसमें सनलाइट की नीड होती है। दे आर आल्सो अफेक्टेड बाई सनलाइट। तो ये सनलाइट से प्रभावित होते हैं। इफ़ यू कीप पॉटेड प्लांट्स इनसाइड योर हाउस फॉर ए फ्यू डेज, यदि आप एक गमले में पौधों को लगाते हैं या रखते हैं अपने घर में, कुछ दिनों के लिए रखते हैं, तो क्या होता है, घर के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, दियर ग्रोथ सो डाउन एंड द लीव्स स्टार्ट टर्निंग येलो। तो उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो येलो होने लगती हैं और उनकी जो ग्रोथ है, उनका जो विकास है वो धीरे धीरे होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको सनलाइट मिल नहीं पाती है, प्रॉपर उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता, इसीलिए जो वहाँ की पत्तियाँ होती हैं वो येलो होने लगती हैं और वो जो पौधे होते हैं वो तेज़ी से बढ़ नहीं पाते। और आप जानते हैं जो सनलाइट में ही ये लोग अपना भोजन बनाते हैं, जब सनलाइट नहीं मिलेगी तो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, जब भोजन नहीं मिलेगा तो ये बढ़ेंगे नहीं और इसी तरह इनकी पत्तियाँ सूखती चली जाएंगी। सम प्लांट्स लाइक द सनफ्लावर, पर्टिकुलर धूप खिली एंड द बुहिना कचनार ब्लूम व्हेन द सन राइज एंड द क्लोज डाउन आफ्टर सनसेट इन द कचनार। तो इसमें ये कह रहे हैं जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे सूरजमुखी का प्लांट है, धूपखिली है, पर्टिकुलर का है, तो ये क्या है, ये सब प्लांट्स हैं जो कि सन जब पड़ता है तो उसी के अकॉर्डिंग ये अपना मूवमेंट करते हैं। तो जैसे जैसे जहाँ की सूर्य की रोशनी जाएगी उधर उधर ये चल जाते रहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश पहुँचेगा उसी की तरफ ये अपना डायरेक्शन चेंज करते चले जाएंगे। जैसे सनसेट होता है, सूर्य डूब जाता है, तो ये क्या होते हैं, ये झुक जाते हैं या डाउन हो जाते हैं। तो इसी तरह इसमें कहा गया है द लाइट फ्रॉम द सन मेंटेन द राइट टेम्परेचर फॉर लाइफ टू सर्वाइव ऑन द अर्थ। तो इसी तरह जो सूर्य से प्रकाश हमें मिलता है या फूलों को, पौधों को, जीव जंतुओं को, जो भी सबको मिलता है, तो इससे क्या होता है, ये हमारी अर्थ पर जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनके टेम्परेचर को मेंटेन किया रहता है, सही मात्रा में टेम्परेचर मिलता रहता है, तो इससे हमारा जीवन सही गति में चलता रहता है। सम एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म, सेंटीपीड्स एंड मिलीपीड्स डू नॉट लाइक लाइट एंड देयरफॉर रिमेन अंडरग्रोथ। तो इसमें कुछ एनिमल्स हैं जैसे जो ज़मीन के अंदर रहते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं जो ज़मीन के अंदर कीड़े होते हैं, सेंटीपाइड्स जो कंखजूरा एंड मिलीपीड्स जो गोजर होता है। तो ये क्या कहते हैं, इनको सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं पसंद होता है और क्या करते हैं, देयरफॉर, तो इसी प्रकार रिमेन्स अंडर, और ये अंदर चले जाते हैं, मतलब ये ज़मीन के अंदर चले जाते हैं क्योंकि इनको सूर्य का प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पसंद है। Some animals such as bandicoots come above the soil at night। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, जैसे बड़े चूहे होते हैं, बैंडिकूट्स मीन्स होता है बड़ा चूहा होता है। तो ये भी जैसे ही क्या होता है कि ये नाइट में, रात में क्या करते हैं, ये मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, मिट्टी के अंदर ये छोटी सी बिल बनाए रहते हैं ना, तो उसमें ये अंदर चले जाते हैं। तो इनको भी सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं पसंद होता है। ड्यूरिंग द डे दे मूव अराउंड फ्रॉम लाइट, और जैसे ही दिन होता है, दिन के दौरान क्या होता है, ये उसमें प्रकाश में ये इधर उधर घूमने लगते हैं। काकरोच, बैट्स एंड आउल आर एक्टिव एट नाइट। और जो काकरोच होते हैं, बैट होती है, चमगादड़ होती है और उल्लू होता है, तो ये सब क्या होते हैं, नाइट में क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, मतलब नाइट में ज़्यादा अपना काम करते हैं। तो इसी तरह ये लाइट के बारे में बताया गया। ये लाइट किसका फैक्टर था, इसका अबायोटिक का फर्स्ट फैक्टर था। फिर नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या है, द टॉलरेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म इज़ डिफरेंट एंड हैंस द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म अफेक्ट ऑन द चेंज इन टेम्परेचर।
टॉलरेशन क्या होता है? सहनशीलता, तो सहन करने की क्षमता। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, अलग अलग जितने भी जीव होते हैं, जंतु होते हैं, उनको तापमान सहने की जो क्षमता होती है उनमें अलग अलग होती है। तो उसी तरह ये अपना टेम्परेचर को चेंज करके उसी वातावरण में वो रहने चले जाते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट अफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। तो जो इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर होता है, इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर होता है, ये इनके जो एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जो ये कार्य करते रहते हैं, उनको प्रभावित करता है। किससे? प्लांट्स को भी प्रभावित करता है और एनिमल्स को भी प्रभावित करता है, उसके ऊपर प्रभाव डालता है जो टेम्परेचर रहता है। अगर हाई टेम्परेचर हो जाता है तभी उसके लिए हार्मफुल है और किसी के लिए बेनिफिट है। एनिमल्स के लिए भी ऐसे ही सेम कंडीशन है। तो इसमें नेक्स्ट होता है, एंड बोथ आर डिपेंड ऑन टेम्परेचर फॉर मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ लाइक ग्रोथ, मूवमेंट्स एंड प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल। और जैसे जो टेम्परेचर होता है ये दोनों के ऊपर डिपेंड होते हैं, मतलब निर्भर होता है। जो हमारा तापमान है, जैसे ठंडी में तापमान जो होता है, टेम्परेचर होता है, गर्मी का अलग होता है। तो इसी तरह ये दो जब भी जैसे टेम्परेचर होता है तो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, प्लांट्स के ऊपर भी, एनिमल्स के ऊपर भी। और इसके कारण इनकी एक्टिविटीज़ भी क्या होती है, वो डिफरेंट हो जाती है, मतलब इनके कार्य करने की जो क्षमता होती है। मेटाबॉलिक क्या होता है कि इनके अंदर से विकास होना, इनका बॉडी, इनका जो भी एक्टिविटी है अंदर की, वो क्या होती है, इनके डिफरेंट हो जाती है। जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे है, ग्रोथ है, मूवमेंट है, विकसित होना इनका, और इनका गतिशील रहना, और जैसे प्लांट्स है, और रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स यानी जंतुओं में जो प्रजनन करने की क्षमता होती है। तो ये सब क्या होते हैं, ये क्या होता है, इनके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंड करता है। यू मस्ट हैव नोन that some region gets a lot of direct sunlight and are so hot, whereas the region near the poles are so cold। आपने कभी ये जाना भी होगा कि कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे रीजन होते हैं, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे बहुत ही ठंडी जगह होती है। तो इसका भी इफ़ेक्ट प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर भी पड़ता है। प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन टेम्परेचर। प्लांट्स जो होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। ऑर्गेनिज्म ऑफ वेरी कोल्ड एरियाज़ कैन नॉट सर्वाइव इन वार्म प्लेसेस। और जो बहुत ही जब बहुत ही ज़्यादा ठंडी जगह रहती है तो वहाँ जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, जो भी जीव रहेंगे, जंतु रहेंगे, एनिमल्स रहेंगे या इंसान रहेंगे, तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही अगर बहुत ज़्यादा गर्म जगह रहेगी तो वहाँ भी वो जीवन यापन अपना नहीं कर सकते, वहाँ पे जीवित नहीं रह सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें कुछ एग्ज़ाम्पल दिया गया है। पोलर बियर्स एंड पेंगुइन आर नॉट फाउंड इन वार्म प्लेस। ऐसे ही जो कह रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा गर्म जगह होती है तो वहाँ पे जो सफ़ेद भालू होते हैं उनको ध्रुवीय भालू बोला जाता है, और पेंगुइन तो ये गर्म जगहों पर नहीं पाए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड ऑर्गेनिज्म लाइक कैमल कैन लाइव इन बोथ इन अ हॉट डिज़र्ट इजली। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दूसरे जीव जंतु होते हैं, जैसे कैमल है, ऊँट है, तो ये गर्म जगहों पर रहता है, आसानी से ये गर्म जगहों पर रह सकता है। दे आर नॉट फाउंड इन कोल्ड प्लेसेस। ये ठंडी जगहों पर बिल्कुल नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है इसमें सम प्लांट्स लाइक कैक्टी, थॉर्नी बुशेस एंड कीकर ट्री आर फाउंड इन डेजर्ट। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कैक्टी और कटीली झाड़ियाँ होती हैं, तो ऐसे क्या हैं, ये सब रेगिस्तान में पाए जाते हैं। दे ग्रो इन हॉट प्लेसेस एंड कैन नॉट लिव इन लो टेम्परेचर। ये बहुत ज़्यादा गर्म जगहों पर रहते हैं और ये कम तापमान पर ये नहीं रह सकते, ये जीवित नहीं रह सकते। बहुत लो टेम्परेचर पे भी इनका रहना ये नहीं रह सकते, इनका जीवन यापन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है काऊ कैन टॉलरेट हॉट वेदर बेटर देन बफेलोज। तो जो काउज़ होती हैं, गाय होती हैं, वो बफेलोज
से ये जो हॉट वेदर होता है मतलब गर्म जो मौसम होता है इसको बर्दाश्त कर लेती हैं। जो बैल होते हैं बैल नहीं, उसमें जो भैंस है बफैलो दिया गया है, तो भैंस से ये ज़्यादा से ज़्यादा ये हॉट वेदर को बर्दाश्त करने की इनकी क्षमता होती है, टॉलरेट बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि अगर काऊ के ऊपर गाय के ऊपर अगर पानी डाला जाता है तो क्या होता है वो भागती है, और ऐसे ही अगर भैंस को पानी में छोड़ दिया जाए तो वो तैरती रहती है, बहुत ही उसे वो एंजॉय करती है। तो इसी तरह कह रहे हैं कि बर्दाश्त करने की क्षमता काऊ में ज़्यादा होती है, किसे, हॉट वेदर को, गर्म मौसम को, गर्म चीज़ों को बर्दाश्त करने की। यू माइट हैव सीन buffaloes कूलिंग themselves इन ए पॉन्ड ड्यूरिंग समर। आपने देखा भी होगा कि जो भैंस होती हैं वह अपने आप को ठंडा रखने के लिए उसमें पॉन्ड में तैरती रहती हैं। काउज आर नेवर सीन कूलिंग themselves। आपने कभी भी जो गाय होती हैं उनको कभी नहीं देखा होगा कि पॉन्ड्स में वो तैरती हैं या अपने आप को ठंडा रखने के लिए जाती हैं। तो इसी तरह इसमें कहा गया है कैमल्स कैन लिव इन हॉट डिज़र्ट इजली एंड कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर। कैमल्स भी ऐसे ही हॉट डिज़र्ट में रह सकते हैं, गर्म रेगिस्तान में रह सकते हैं आसानी से, लेकिन वे हाई टेम्परेचर जहाँ पे उच्च तापमान रहता है जैसे ठंडी जगहों पर वे अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वहाँ पे नहीं रह सकते। कोल्ड ब्लडेड एनिमल कैन चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर विथ चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। तो जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं मतलब ये असमतापी होते हैं, मतलब इनका जहाँ भी रहेंगे अपने अकॉर्डिंग ये अपना टेम्परेचर बना लेते हैं, रहने का स्थान बना लेते हैं। तो इनकी जो बॉडी टेम्परेचर होती है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाती है, जैसे रेप्टाइल, क्रोकोडाइल एट्सेट्रा। तो ये कुछ इसमें जानवर दिए गए हैं जो अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो क्या कर लेते हैं, अपना इन्वायरमेंट वो बना लेते हैं, रहने का स्थान बना लेते हैं। सम एनिमल लिव इन हैबिटेट्स वेयर इट इज़ हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर बट कैन नॉट बियर द विंटर कोल्ड। तो कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो अपनी तरह से वो उनका आवास तो होता है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी वो गर्म जगहों पर रहते हैं, कभी कभी वो ठंडी जगहों पर रहते हैं। तो गर्म जगहों पर रहने का उनका आवास अलग होता है, और कुछ जानवर ऐसे हो तो उनको ठंडी जगहों पर रहने का जो उनका आवास है, हैबिटेट्स है, तो उनका डिफरेंट होता है। और जो गर्म जगहों वाले जानवर हैं वो ठंडी जगहों पे नहीं रह सकते हैं, और सेम एज़ ऐसे ही जो विंटर वाले हैं, मतलब जो ठंडी जगहों वाले जो जानवर हैं वो गर्म जगहों पे नहीं रह सकते, मतलब सर्वाइव नहीं कर सकते। द अडॉप्ट टू विंटर कोल्ड बाई गोइंग टू स्लीप थ्रू आउट विंटर। तो इस तरह जो विंटर में जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो कुछ जानवर ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते, मतलब वहाँ पे नहीं रह पाते, तो क्या होता है इसमें सोने चले जाते हैं। जो जानवर होते हैं वो सोने चले जाते हैं, बहुत ठंडी जगहों पे ऐसा होता है कि वो सोने चले जाते हैं। तो दिस इज़ नोन एज हाइबरनेशन। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको हाइबरनेशन कहा जाता है, शीत निद्रा कहा जाता है, मतलब ठंडियों में सोने चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉग, लिजर्ड, स्नैक एट्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे मेढक है, मेढक आप कभी नहीं देखते होंगे कि ये ज़्यादातर गर्मी में निकले, ठीक है, ठंडियों में निकले तो ये नहीं दिखते हैं, तो इसे सोने चले जाते हैं। लिजर्ड है, स्नैक है, तो ये सब सोने चले जाते हैं, मतलब इनको हाइबरनेशन कहते हैं। दे रिप्रोड्यूस देयर एक्टिविटीज़ एंड बिकम एक्टिव फॉर सम पीरियड ड्यूरिंग विंटर। तो ये क्या कर रहते हैं, ये फिर से अपना जो काम करने की क्षमता होती है और रिप्रोड्यूस होता है, मतलब प्रजनन करने की क्षमता बढ़ाने की जो इनकी एक्टिविटीज़ है, तो फिर से इनएक्टिव हो, मतलब ये कहते हैं इनएक्टिव हो जाते हैं। कब, ये केवल समर में ही होते हैं, विंटर के दौरान ये इनएक्टिव रहते हैं, मतलब अक्रियाशील रहते हैं, मतलब ये काम नहीं करते हैं। किसमें, विंटर में काम ये नहीं करते हैं, मतलब सोने चले जाते हैं। तो ये इतना आपका चैप्टर यहीं पे हम थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज चैप्टर है। तो नेक्स्ट पार्ट में आपका आगे का टॉपिक हम पढ़ाएंगे। तो ये चैप्टर आप पढ़िएगा अच्छे से, और जहाँ भी प्रॉब्लम होती है आप प्लीज़ हमें बताइएगा। तो थैंक्स टू एवरीवन।